उनकी बात हो, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जो तमाम कंपनियां वैक्सीन के डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, उन वो गए भी थे हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद का उन्होंने दौरा किया था। 3 कंपनियों के दफ्तरों में जाके जहां वो वैक्सीन रिसर्च का काम चल रहा है, वहां वो गए थे। साथ ही साथ वो ऑनलाइन भी लगातार इस मोर्चे पर अगर एक तरह से कहें तो हर 15 दिन में प्रधानमंत्री हर एक पखवाड़े में एक बैठक कर रहे हैं वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर। और क्योंकि एक स्थिति अब बन गई है कि संभवतः इस महीने के अंत तक या अगले महीने वैक्सीन आ सकता है, उसको एक इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी, जो रेगुलेटरी मंजूरी है वो मिल सकती है। तो उसके बाद आगे का क्या रास्ता होना चाहिए, इस मुकाम पर जब भारत ने इस पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण किया है, इससे लड़ाई लड़ी है, तो एक जो रास्ता है, प्रधानमंत्री जिसकी अपील लगातार वो करते रहे हैं कि लापरवाही किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए, तो उसमें वो निश्चित तौर पर तमाम राजनीतिक दलों का साथ सहयोग मांग सकते हैं। तो कह सकते हैं संयोगात्मक संघवाद, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ना सिर्फ उसको मजबूत किया है इस महामारी से लड़ाई के वक्त में, बल्कि तमाम लोगों को, तमाम राज्यों को, राजनीतिक दलों को साथ लेकर चले हैं, तो उसकी एक कड़ी में इस बैठक को भी मान सकते हैं। निखिल Right, जी। Sudhakar, as you said, it's the spirit of cooperative federalism that we are seeing at play here. The Prime Minister calling for this all-party meeting, a very significant gesture there, a message that India are together, the nation as a whole has fought this pandemic. Interestingly, we are at a very important point right now. So many vaccines in the market. State leaders across the world are making a lot of promises. What are the expectations that you see from the people? What can we expect the Prime Minister to speak on today? देखिए, इस तरह की बैठकों में खास सुधाकर, तौर से यहाँ आपको 1 मिनट रोकना चाहेंगे, प्रधानमंत्री का संबोधन सुनते हैं। मैं अभी निवेदन करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि कृपया ये वर्चुअल मीटिंग को संबोधित करें। आप सभी वरिष्ठ साथियों का बहुत बहुत आभार। इस चर्चा में आपने जो विचार व्यक्त किए, जो सुझाव दिए, मैं समझता हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैक्सीन को लेकर जो विश्वास इस चर्चा में नजर आया है, वो कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को और मजबूत करेगा। यहां जो प्रेजेंटेशन हुआ, उसमें भी विस्तार से ये बताया गया कि कितने दिनों से प्रयास चल रहे हैं, क्या क्या चल रहे हैं, अब कहां पहुंचे हैं और किस मजबूती से हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, इस बारे में बीते दिनों में मेरी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी लंबी बात हुई थी। टीकाकरण को लेकर राज्य सरकारों के अनेक सुझाव भी मिले थे। कुछ दिन पहले मेरी मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाने का जो प्रयास कर रही वैज्ञानिक टीमें हैं, काफी देर तक उनसे बहुत ही सार्थक मेरी बातचीत हुई है। वैज्ञानिकों से भी मिलने का मौका मिला है और भारत के वैज्ञानिक अपनी सफलता को लेकर बहुत ही आश्वस्त हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही मजबूत है जी। अभी अन्य देशों की कई वैक्सीनों के नाम बाजार में हम सब सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। अहमदाबाद, पुणे
और हैदराबाद जाकर मैंने ये भी देखा है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर देश की तैयारियां कैसी हैं। हमारे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स, आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंडस्ट्री के अन्य दिग्गजों के बहुत ही संपर्क में रह करके तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। आप एक तरह से मानकर चलिए कि सभी कमर कस के तैयार बैठे हैं। करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। जैसा यहां चर्चा में भी बात आई, भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। साथियों, वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर के काम कर रही हैं। भारत के पास वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्टाइज और कैपेसिटी भी है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले इस क्षेत्र में हम बहुत बेहतर हैं। हमारे पास टीकाकरण के लिए दुनिया का बहुत बड़ा और अनुभवी नेटवर्क भी मौजूद है। इसका पूरा लाभ उठाया जाएगा। जो कुछ अतिरिक्त कोल्ड चेन इक्विपमेंट, अन्य लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ेगी, राज्य सरकारों की मदद से उसका भी आकलन हो रहा है। कोल्ड चेन को और मजबूत करने के लिए भी साथ ही साथ अनेक नए प्रकल्प भी चल रहे हैं, कई और नए प्रयास भी चल रहे हैं। भारत ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है, कोविन, जिसमें कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहेगी। भारत में कोरोना वैक्सीन की रिसर्च से जुड़े दायित्व के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया था और वैक्सीन से जुड़े अभियान का दायित्व नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप को दिया गया है। इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी हैं, प्रत्येक जोन के हिसाब से राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि हैं। ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप राज्य सरकारों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। राष्ट्रीय और स्थानीय हर जरूरत के मुताबिक फैसले नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा सामूहिक तौर पर लिए जाएंगे। साथियों, वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा।
और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में भारत ने जो फैसले लिए, जिस प्रकार भारत ने तेजी से वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया, उसका परिणाम आज दिख रहा है। भारत आज उन देशों में है जहां पर प्रतिदिन टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है। भारत आज उन देशों में है जहां पर रिकवरी रेट भी बहुत ज्यादा है। भारत उन देशों में भी शामिल है जहां पर कोरोना की वजह से होने वाली मृत्यु दर इतनी कम है। भारत ने जिस तरह कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ा है, वो प्रत्येक देशवासी की अदम्य इच्छा शक्ति को दिखाता है। विकसित देशों, अच्छे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों की तुलना में भी भारत ने इस लड़ाई को कहीं बेहतर तरीके से लड़ा है और अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों की जान बचाई है। हम भारतीयों का संयम, हम भारतीयों का साहस, हम भारतीयों का सामर्थ्य इस पूरी लड़ाई के दौरान अतुलनीय रहा है, अभूतपूर्व रहा है। हमने सिर्फ अपने ही नागरिकों की चिंता नहीं की, बल्कि हमारे देशों के नागरिकों को भी बचाने का हर प्रयास, अन्य देशों के साथ मदद करने का भी काम, हर संभव प्रयास किया गया। साथियों, फरवरी मार्च की आशंकाओं भरे, डर भरे माहौल से लेकर आज दिसंबर के विश्वास और उम्मीदों भरे वातावरण के बीच भारत ने बहुत लंबी यात्रा तय की है। अब जब हम वैक्सीन के मुहाने पर खड़े हैं, तो वही जनभागीदारी, वही साइंटिफिक अप्रोच, वही सहयोग आगे भी बहुत जरूरी है। आप सभी अनुभवी साथियों के सुझाव भी समय समय पर भी इसमें प्रभावी भूमिका निभाएंगे। आप सभी जानते हैं कि जब भी इतना व्यापक टीकाकरण अभियान चलता है, तो अनेक प्रकार की अफवाहें भी समाज में फैलाई जाती हैं। ये अफवाहें जनहित और राष्ट्रहित दोनों के विरुद्ध होती हैं। इसलिए हम सभी दलों का ये दायित्व है कि देश के नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें, उन्हें किसी भी अफवाह में बचाएं। इसके साथ ही हम जानते हैं दुनिया में जिस प्रकार से कर्व बदल रहा है और चित्र कहां से कहां जाएगा कोई कह नहीं सकता है। और ऐसे में हमारे जो प्रूवन रास्ते हैं, प्रूवन हथियार है, उसको हमने कभी भी छोड़ना नहीं है। और इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क के प्रति भी हम लोगों को लगातार सतर्क करते रहना है। देश ने अब तक जो प्राप्त किया है, किसी भी तरह की लापरवाही उसे नुकसान पहुंचा सकती है। मैं सभी राजनीतिक दलों के महानुभावों से आग्रह करूंगा, हर एक को आज बोलने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप लिखित भेजिए। आपके सुझाव बहुत काम आएंगे, आपके सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा और योजना में वो भी बहुत पूरक होंगे। इन सभी आग्रह के साथ मैं आज आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे प्रधानमंत्री का संबोधन ऑल पार्टी मीट में, जहां पर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वहां पर एकत्रित थे और एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जिसको कहा जाए, एक वर्चुअल मीटिंग हो रही थी और प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन दिया। बेहद सार्थक और सकारात्मक बातें प्रधानमंत्री ने कही और कहा कि पिछले मार्च से लेकर के और अब तक दिसंबर तक, बल्कि जब हम एक वैक्सीन के डेवलपमेंट के मुहाने पर खड़े हुए हैं और जब हम कुछ हफ्तों में वैक्सीन पाने वाले हैं, ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि इस पूरे मामले में
इस पूरे अभियान में एक जन भागीदारी दिखे, लोगों की सहभागिता दिखे और इसमें सभी दलों का बहुत बड़ा रोल होगा लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को एक साथ लेकर चलने के लिए। प्रधानमंत्री ने विस्तार से बताया कि सभी के जो विचार है उससे लाभ पहुंचेगा। कम कीमत की वैक्सीन का इंतजार है और इसमें भारत के जो प्रयास है वो बहुत आगे रहे हैं। पूरी दुनिया को इस बात का इंतजार है और जो भारत ने जिस तरह से मिल करके इसमें लड़ाई लड़ी है वो पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। बहुत ही बेहतर तरीके से प्रधानमंत्री ने जो शब्द इस्तेमाल किए कि बहुत अतुल्य और अद्भुत रहा है भारत का ये जो पूरी लड़ाई जिस तरह से भारत ने लड़ी है, तो ये देखने की बात है। और कहा कि अब ये समय आ गया है कि इस लड़ाई को आगे भी जारी रखा जाए, क्योंकि अब हम वैक्सीन के मुहाने पर खड़े हैं और यहाँ पर इस वैक्सीन को सही ढंग से उसको वितरित किया जा सके, उसकी मॉनिटरिंग की जा सके, सभी तक वो जो भी जरूरी लोग हैं उन तक वो पहुंच सके, ये बेहद जरूरी है और इसमें सभी दलों की जो सहभागिता है, भागीदारी है, वो बेहद जरूरी होगी। Prime Minister Modi, in his address there, you were just listening to him speak. He spoke about vaccines in particular, about the COVID pandemic. It was an all-party meet and that was his virtual address at the all-party meet on COVID. He stressed on vaccines, how the world is searching for a vaccine that is reasonably priced and safe as well. And India's efforts in this direction are being looked at by the entire world. At the end, he ended his speech by reminding us to maintain COVID protocols, to keep distance, maintain social distancing and wearing of masks and so on. With that, we end this edition of Atmanirbhar Bharat. Namaskar. Namaskar. पहला अक्षर अ रट लो तो व से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। पहल करो, शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। अत्यधिक ठंड जानलेवा हो सकती है। सर्दियों में स्वस्थ रहने की तैयारी करें। शीतलहर के दौरान अखबार, रेडियो, टीवी और मोबाइल पर दी गई चेतावनी से सजग रहें। भोजन, पानी और अन्य आवश्यकताएं संग्रह करके रखें। पशुओं के लिए पर्याप्त चारे का संग्रह करें। ठंड में बाहर जाना कम करें और गर्म स्थान में रहें। शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए सिर, गला, हाथ और पैर ढकें। मुंह ढकने से फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। गीले कपड़े जानलेवा हो सकते हैं, तुरंत बदलें। गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बनी रहती है। शराब मत पिएं। हाइपोथर्मिया के लक्षण हैं बदन ठंडा हो जाना, अतिशय कंपन, स्मृति दोष, भटकाव, असंतुलन, अस्पष्ट बोलना, अत्यधिक नींद और थकावट। फ्रॉस्ट बाइट के लक्षण हैं हाथ पैर की उंगलियां, कान की लोबियां और नाक के नथने फीके पड़ जाना। अगर ये लक्षण हैं, तुरंत 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। महात्मा के मंत्र। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रजनी सिंह। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सभी की नज़र, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकें फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें।
कोविड की स्थिति पर पीएम मोदी ने की सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता। कहा, वैक्सीन को लेकर दुनिया देख रही है भारत की ओर। वैक्सीन के लिए बना विश्वास कोरोना के खिलाफ लड़ाई को करेगा और मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे पैन आईआईटी यूएसए द्वारा आयोजित आईआईटी 2020 ग्लोबल समिट को संबोधित। वैश्विक अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्वास्थ्य, आवास संरक्षण और सार्वभौमिक शिक्षा जैसे मुद्दों पर होगा सम्मेलन का फोकस। रिजर्व बैंक ने प्रमुख नीतिगत ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही से विकास दर के सकारात्मक होने की जताई उम्मीद। आज नौसेना दिवस पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने दी नौसैनिकों और उनके परिजनों को बधाई। पीएम ने कहा, तटों की रक्षा करने वाली निडर नौसेना जरूरत के समय मानवीय सहायता के लिए भी हमेशा तत्पर। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा, कोविड महामारी के दौरान नौसेना की पहुंच और सहायता ने भारत की विश्वसनीयता को किया और मजबूत। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव की 150 सीटों पर मतगणना जारी। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के लिए मतदान जारी। तीसरे चरण में 33 निर्वाचन क्षेत्रों में 305 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली सरकार को किया नोटिस जारी। कहा, प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार उठाए प्रभावी कदम। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, दिल्ली में औद्योगिक प्रदूषण बढ़ना है चिंता का विषय। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागालैंड में 4127 करोड़ रुपए की 15 राजमार्ग परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। 270 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के शुरू होने से उत्तर पूर्व राज्यों में आर्थिक गतिविधियां और रोजगार के अवसर होंगे उपलब्ध। और खेलों की दुनिया में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज आज से कैनबरा में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला। और मिड डे प्राइम में सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी और वैक्सीन वितरण और देश में कोविड के बाद की स्थिति सहित अलग अलग चुनौतियों पर विचार विमर्श के लिए सर्वदलीय बैठक की आज अध्यक्षता की। वर्चुअल बैठक में संसद के दोनों सदनों के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद थे। इसके अलावा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद, टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन, डीएमके नेता टीआर बालू, एनसीपी नेता शरद पवार और अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर राज्य सरकारों के सुझाव मिले हैं। स्वदेशी टीके को विकसित करने को लेकर वैज्ञानिक बहुत ही आश्वस्त हैं। सस्ती वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया की नजर भारत की ओर है। भारत के वैज्ञानिक अपनी सफलता को लेकर बहुत ही आश्वस्त हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही मजबूत है जी। अभी अन्य देशों की कई वैक्सीनों के नाम बाजार में हम सब सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर 8 संभावित वैक्सीन ट्रायल के अलग अलग चरणों में हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की 3 वैक्सीनों का ट्रायल अलग अलग चरणों में इस वक्त चल रहा है। कुछ ही हफ्तों में वैक्सीन तैयार भी हो जाएगी। 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में
और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। जैसा यहां चर्चा में भी बात आई, भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलने के बाद टीकाकरण का अभियान शुरू कर दिया जाएगा। इसमें हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और कोरोना से जूझ रहे गंभीर मरीजों और बुजुर्ग लोगों को प्राथमिकता के तौर पर उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने साथ ही ये भी कहा कि हमारे पास टीकाकरण के लिए बहुत ही अनुभवी और बड़ा नेटवर्क है जिसका लाभ उठाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोल्ड चेन का भी लाभ उठाया जाएगा। हमारे पास टीकाकरण के लिए दुनिया का बहुत बड़ा और अनुभवी नेटवर्क भी मौजूद है। इसका पूरा लाभ उठाया जाएगा। जो कुछ अतिरिक्त कोल्ड चेन इक्विपमेंट, अन्य लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ेगी, राज्य सरकारों की मदद से उसका भी आकलन हो रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कोविड ऐप की चर्चा करते हुए कहा कि इस ऐप की मदद से रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी। भारत ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है, कोविन, जिसमें कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहेगी। भारत में कोरोना वैक्सीन की रिसर्च से जुड़े दायित्व के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया था और वैक्सीन से जुड़े अभियान का दायित्व नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप को दिया गया है। इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी हैं, प्रत्येक जोन के हिसाब से राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि हैं। ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप राज्य सरकारों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन की कीमत को लेकर राज्य सरकारों के साथ मिलकर फैसला लिया जाएगा। वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। तो कोविड के खिलाफ भारत अपनी निर्णायक लड़ाई के आखिरी दौर में कहें पहुंच चुका है, क्योंकि वैक्सीन निर्माण को लेकर पूरे ही देश में, जैसा कि प्रधानमंत्री ने बताया, 8 वैक्सीन्स, अलग अलग वैक्सीन्स का चरण जो है वो अंतिम दौर में चल रहा है। बहुत ही जल्दी ये घोषणा हो सकती है कि भारत वैक्सीन जो है टीकाकरण अभियान वो शुरू कर देगा। और हमारे साथ सुधाकर दास और शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं इस पर और अधिक जानकारी के लिए। सुधाकर, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। कोविड चुनौती जब भारत में आई, पूरी ही दुनिया उससे जूझ रही थी। प्रधानमंत्री ने शुरू से लेकर अब तक, दिसंबर के आखिर के बीच में अब हैं, एक आत्मविश्वास के साथ इस लड़ाई का नेतृत्व किया है।
उनका आत्मविश्वास इस पूरे ही अभियान में, चाहे वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हो या फिर वैज्ञानिक हो, उनके काम में भी आत्मविश्वास झलकता है और आज फिर उस आत्मविश्वास को एक बार फिर देश को सौंपा है प्रधानमंत्री ने। जी बिल्कुल रजनी, और इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने